हेलो बच्चों, 2 तारीख को आपका पेपर है, यानी कि 2 जुलाई को। तैयारी हो गई आपकी? समय तो बहुत मिल चुका है आपको। ये पेपर हटा था 20 मार्च को और 2 जुलाई को एग्जाम है। बीच में इतना सारा समय आपको मिल गया। तैयारी तो आपने कर ली होगी। अगर आपकी तैयारी में कुछ कमी रह गई है तो मैं आपके लिए उसके बारे में 3 वीडियो डालने जा रही हूँ। कोर्स मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे और एग्जाम में पेपर को रीड कैसे करेंगे और फिर पेपर को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरा वीडियो आ रहा है आपके लिए वो है सिलेबस मैनेजमेंट या कोर्स मैनेजमेंट। तो आइए जानते हैं कोर्स को या सिलेबस को कैसे मैनेज करना है हमें और कैसे तैयारी करनी है। देखिए, पहले ऐसा सोचते थे जब हम पढ़ते थे कि हिंदी में नंबर नहीं आते, लेकिन अब जमाना बदल गया है। आपके जमाने में हिंदी में नंबर आ जाते हैं, बहुत अच्छे नंबर आते हैं। 90 के ऊपर बच्चों के नंबर आया करते हैं, आ जाते हैं। बस तैयारी ठीक करनी चाहिए। उसके लिए हिंदी को भी वैसे ही तैयार कीजिए, उतना ही समय दीजिए जितना कि आप और सब्जेक्ट को दिया करते हैं। अनदेखा बिल्कुल ना करें। तैयारी अच्छी कीजिए, नंबर आ जाएंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसे आमतौर पर हमारे बच्चे पढ़ने से बचते हैं, जैसे कि हमारा एक मीडिया का टॉपिक है। पढ़ना तो हमें बहुत पड़ता है, बहुत सारे प्रश्न याद करने पड़ते हैं और कई बार प्रश्न पढ़ा हुआ आता ही नहीं। लेकिन उसके लिए ऐसा है कि मीडिया के आप कुछ प्रश्न याद कीजिए और प्रश्नों को सॉल्व करते समय सोचकर आंसर लिख दीजिए, तो आंसर सही हो जाता है। तो मीडिया के प्रश्न आप जरूर याद करिएगा, मेरी आपके लिए एक ये राय है। मीडिया के प्रश्न आपने याद कर लिए, तैयार कर लिए। अब इसके बाद क्या करेंगे? मैं सोचती हूँ इसके बाद आप वितान को तैयार कर लीजिए, क्योंकि वितान के जो 4 लेसन हैं उनको पढ़ने से, उनको याद करने से हमारी पूरी एक पुस्तक तैयार हो जाती है और जो हमारा कोर्स का बोझ है या सिलेबस है वो एकदम से कम हो जाता है। अब हम आते हैं अपनी मेन वाली बुक पर। कौन सी है वो मेन वाली? आरो ही है ना, जो हमारी मेन किताब है आरो। अब हम उस पर आ रहे हैं। तो देखिए, पहले ऐसा करेंगे कि आरो में हमारे जो आसान कविताएं और आसान पाठ हैं हम उनको पढ़ेंगे, उनके प्रश्न उत्तर याद करेंगे। जैसी भी तैयारी करनी है वो सब कर लेंगे और उसको करके एक तरफ रख देंगे, तो हमारा जो कोर्स है वो और कम हो जाएगा। इसके बाद हम उठाते हैं जो हमारे टफ क्वेश्चन लेसन है और टफ क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो कविताएं भी बहुत मुश्किल हैं और उनके पीछे का जो काव्य सौंदर्य है वो भी बहुत मुश्किल बनता है। उसको याद करिएगा, बिना याद किए वो बहुत अच्छा नहीं होता है। वो आप करेंगे, वो कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब आप प्रश्नोत्तर याद कर रही होते हैं ना, तो उत्तर याद करते समय प्रश्न को भी जरूर देख लीजिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि हम उत्तर तो सही लिखते हैं लेकिन प्रश्न हमारा कुछ होता है और उत्तर कुछ हो जाता है। और रटिएगा मत, समझ के याद करिएगा। रटने में ये गलती बहुत होती है। कविताओं के प्रश्न याद कर लिए, कविताओं के बैक साइड के प्रश्न उत्तर याद नहीं किए तो करिएगा उनको भी, क्योंकि जो हम आंसर खुद लिखते हैं वो उतने परफेक्ट नहीं हो पाते जितने की होने चाहिए और कविताओं के आंसर बहुत ही परफेक्ट होने चाहिए। तो आज आप सोच लेंगे कि हम कविताओं के आंसर भी याद करेंगे जो आपकी पाठ अभ्यास में दिए होते हैं। अब मैं आती हूँ अर्थग्रहण संबंधी क्वेश्चन पर। जहां जहां आपके पाठों में महत्वपूर्ण आपको नजर आते हैं लाइनें, उन लाइनों को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा और उनको ध्यान से पढ़ने के बाद जो भी उसके नीचे प्रश्न आए उनके उत्तर बहुत सोच के दीजिएगा और अपनी भाषा में देने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप पूरा उतारते हैं। आमतौर पे हम लोग ऐसा करते हैं कि जब हमने कोई लाइन पकड़ ली कि यहाँ पर उसका आंसर है, यहाँ पर एक ऊपर उसको लगाया डॉट और एक नीचे डॉट लगाया और सीधा उठा के लिख दिया। ऐसा मत करिएगा। उसमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, यानी कि प्रत्यक्ष और परोक्ष है, उसका बहुत ख्याल रखिएगा। नहीं तो उत्तर हमारे सटीक नहीं बन पाते और नंबर हमारा थोड़ा बहुत कट जाता है। ध्यान रखिएगा आप इस बात का। कविताओं का काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य भी याद करेंगे आप लोग, क्योंकि ये हमारे पेपर में प्रश्न नंबर 9 होता है और याद किए बगैर सटीक नहीं बन पाता। जब हम चेक करते हैं, यानी कि एग्जामिनर लोग चेक करते हैं, तो बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वो अच्छी हिंदी लिखें। तो मैं आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छी हिंदी लिखेंगे। अच्छी हिंदी से मेरा मतलब ये है कि उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का बिल्कुल यूज ना करें। जहां कहीं बहुत जरूरी हो और भावात्मक रूप से शब्द हमारा हिंदी का सटीक ना बैठता हो तब तो लिख दें। जैसे ये तो हमने बात कर ली आपकी पाठ्य पुस्तक की और मीडिया की। अब आ जाते हैं आपके पोर्शन या खंड, कहते हैं का है, यानी कि अपठित। अपठित कविता और अपठित गद्यांश जो दोनों हमारे हैं
उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बारे में ये मत सोचिए कि ये तो मैं बैठ के वहीं पर कर लूंगा या कर लूंगी। उसके लिए भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस से चीजें बढ़िया हो जाती है, ये तो आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। अब क्या करें, कैसे हम प्रैक्टिस करें और कहां से हम प्रैक्टिस कर लेकर आए। तो कुछ ज्यादा मत करिएगा, अभी हमारे पास काफी टाइम है। सिर्फ एक गद्यांश यानी कि एक प्रोज का टॉपिक रोज प्रैक्टिस कर लीजिए, उससे आपकी काफी प्रैक्टिस आ जाएगी और हिंदी के बहुत सारे शब्द जो हमें नहीं आते हैं वो भी हमें आ जाएंगे। और जब आपको लगे कि कोई शब्द बहुत कठिन है तो उसको जरा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा। उसको अंडरलाइन करने से वो आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके माइंड में वो शब्द रह जाएगा। ये तो हो गया हमारी गद्यांश की बात। अब हम आते हैं कविता पर यानी कि पद्यांश पर यानी कि काव्यांश पर। तो देखिए ऐसा है बच्चों, गद्यांश तो एक हम रोज करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन जो कविता है वो हमारी पाठ से यानी कि जो हमारे गद्यांश है उनसे थोड़ी सी कठिन होती है, क्योंकि कवि का काम ही है कठिनता लाना हमारे लिए। तो ऐसा कीजिएगा कि गद्यांश तो रोज एक कीजिएगा, लेकिन पद्यांश यानी कि काव्यांश यानी कि कविता एक नहीं आप 2 करिएगा। तो 2 की प्रैक्टिस कीजिएगा। कैसे प्रैक्टिस करेंगे आगे मैं आपको ये बताने जा रही हूँ। देखिए, किसी भी कविता का अनसीन यानी कि अपठित सॉल्व करने के लिए कविता को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। और वैसे तो हम ये कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, जो कठिन शब्द लगते हैं उनको अंडरलाइन कीजिए, लेकिन आप एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा। एग्जाम में अंडरलाइन नहीं करते। एग्जाम में पेपर पर हम कोई भी पेन से कुछ नहीं लिखते, पेंसिल से भी कुछ नहीं लिखते, लिखना भी नहीं चाहिए। तो जो कठिन शब्द हों उनको थोड़ा सा अपने दिमाग में सोच लीजिएगा। कविता को एक बार ध्यान से पढ़िएगा, फिर सोचिएगा कि क्या आप इसमें कर सकते हैं। उसके बाद कविता को दोबारा पढ़िएगा। जब आप दोबारा कविता पढ़ेंगे तो पहली बार से कुछ सरल महसूस होगी, लेकिन उसका तो हमें अर्थ चाहिए। अर्थ के लिए हम ऐसा करते हैं कि जो नीचे प्रश्न दिए होते हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे। तो उन प्रश्नों को जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 4 प्रश्न अगर हैं तो 4 लाइनें तो हमारी कविता की आसान हो गई, क्योंकि कविता की लाइनों से ही तो प्रश्न बने होंगे। तो 4 प्रश्न हमारे सरल हो गए, तो 4 लाइनें हमारी सॉल्व हो गई। इसके बाद कविता दोबारा पढ़ लीजिए। यकीन जानिए, मेरा अपना विश्वास है और आपको भी ऐसा ही लगेगा कि आधी कविता हमारी समझ में आ जाएगी, क्योंकि कविताएं कहीं भी इतनी कठिन नहीं होती, हमारी होती हिंदी में ही है, चाहे हमें उसका अर्थ कितना भी गहरा नजर आए। और उसके बाद सोचकर उसके उत्तर आपको करने हैं। अनुच्छेद और पत्र की बात मैं करना चाहती हूँ। कक्षा 12 तक आते आते आपने बहुत सारे निबंध याद किए होंगे, अनुच्छेद याद किए होंगे, पत्र भी याद किए होंगे। थोड़े से और नए याद कर लीजिए और कुछ पिछले सोच लीजिए, तो आपका ये प्रश्न जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। पत्र लिखते समय एक तो उसका फॉर्मेट बहुत सही रखिएगा, दूसरे जो विराम चिन्ह हमारे हैं ना, जिसे आप अंग्रेजी में पंक्चुएशन कहते हैं, उसका बहुत ख्याल रखिएगा। जहां विराम लगाना है, कॉमा लगाना है, पूर्ण विराम हमारा है, अर्ध विराम हमारा है, हमें जब किसी को संबोधित करना है उसका सबका बहुत ध्यान रखना है। कई बार हमारे बच्चे पत्र को लिखते समय पेपर में तो पत्र पढ़ लेते हैं कि क्या टॉपिक पे हमें लिखना है, लेकिन जब वो उत्तर लिख रहे होते हैं तो वो कुछ का कुछ लिख देते हैं। उससे पूरा का पूरा मैटर ही अलग हो जाता है, उसका उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बहुत ध्यान रखिएगा कि जब हम पढ़ते हैं तो वही हम आंसर करें। ऐसी गलतियां होती तो अनजाने में है, लेकिन नुकसान दे जाती है। आप बिल्कुल वैसा ना करिएगा, बहुत ध्यान लगाइएगा। अब बच्चों की कठिनाई एक चीज है फीचर और आलेख। फीचर और आलेख किसे कहते हैं, क्या करते हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। लेकिन मेरी एक आपको एडवाइस है, एक राय है, या मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि थोड़े से टॉपिक आपको याद करने चाहिए। तो कुछ टॉपिक आप याद कर लीजिएगा। जब कुछ टॉपिक आप याद कर लेंगे या हम कुछ चीजें याद कर लेते हैं तो उससे मिलती जुलती चीजें जो हैं वो हम खुद कर पाते हैं, ऐसा हो जाता है। और एक विशेष बात जो मैं अपने क्लास के बच्चों को बताया करती हूँ, शायद इससे पहले आपने सुनी हो या ना सुनी हो, कवि के नाम, कविताओं के नाम, पाठ के नाम और उनके लेखकों के नाम लिख के याद कर लीजिएगा। अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि व्याख्या थोड़ी आती है लिखने के लिए, जहां पर हमें कवि, कविता और पाठ लेखक का नाम लिखना पड़े। लेकिन एक बात है बच्चों, अगर हम कोई चीज याद कर लेते हैं और कहीं अप्लाई कर देते हैं एग्जाम में या कहीं भी, तो उससे हमारी नॉलेज और ज्ञान ही तो झलकता है। तो एक
एक छोटी चीज याद करने से अगर हमें ये लगेगा कि आपको बहुत नॉलेज है, आपको बहुत कुछ आता है, तो यकीन मानिए उसका फायदा आपको